पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने जामनगर में रोड शो किया है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। जामनगर में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक थे। जहां जहां से पीएम मोदी का काफिला गुजरा, वहां पुष्प वर्षा के जरिए पीएम मोदी का लोगों ने स्वागत किया। हम हांगकांग से आए और ये मौका मिला हमको उसको देखने के लिए, सो इट्स लाइक वी आर वेरी हैप्पी। बहुत ही दिल छू लेने वाला दृश्य था उनको देखने का। आज द्वारका के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज ओखा के बोये द्वारका के बीच सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज होगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात को 52,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। आज राजकोट एम्स समेत 5 नए एम्स का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी आज के दिन की शुरुआत बेट द्वारका मंदिर में दर्शन के साथ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे। गुजरात में 35,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 13,000 करोड़ से ज्यादा की स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 6300 करोड़ की लागत से बने राजकोट एम्स का शुभारंभ करेंगे। कक्ष में 16,200 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 3800 करोड़ विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। कक्ष सुरेंद्रनगर में 2100 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। और 29 फरवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के 6 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हुई। अब 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 125 उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई बड़े दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। खबर है कि पहले लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह का नाम भी होगा। पहली सूची में राज्यसभा से बने मंत्रियों के नाम भी होंगे। और कल दिन भर बीजेपी में हाई लेवल मीटिंग का दौरा जारी रहा और सबसे पहले जेपी नड्डा ने प्रदेश चुनाव प्रभारी के साथ मीटिंग की है। 26 फरवरी को जेपी नड्डा बीजेपी के 25 प्रचार रथ को झंडी दिखाएंगे। चुनाव प्रभारियों की बैठक के बाद बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समन्वय समिति और ज्वाइनिंग कमेटी की भी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, तरुण चुग, विनोद तावड़े मौजूद रहे। बैठक में राज्यों के चुनावी कार्यक्रम पर चर्चा हुई। पीएम गृह मंत्री समेत बड़े नेताओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। इसके बाद यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल की कोर टीम की अलग अलग बैठक हुई। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष के साथ मंथन हुआ। और पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों का बजट पिछले 10 सालों में 7 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया, जिसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन की है, जिसे 3 मंजिला बिल्डिंग में तब्दील किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये स्टेशन हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इस वक्त मैं मदुरई रेलवे स्टेशन के सामने हूँ। बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी एक हिस्सा है, यह बनकर तैयार नहीं हुआ है। ये एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा बन रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है, जो कि 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु और केरल में अपनी पैठ बनाना चाहती है। तमिलनाडु में लोकसभा के 39 सीटें हैं, तो वहीं केरल में लोकसभा के 20 सीटें हैं। तमिलनाडु में ट्रेन के जरिए मंडपम से रामेश्वरम पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन पंबन पुल बन जाने से यह सफर महज 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। तमिलनाडु की चल रही विकास योजनाओं पर देखिए TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंबम का वो आर्क ब्रिज की वो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जिस तस्वीर में आप देखेंगे कि एक तरफ पुराना पुल है और दूसरी तरफ नए ब्रिज बनाने की कवायद चल रही है। पुराने पुल में क्या होता था कि इसको बाकायदा मैनुअली लेफ्ट किया जाता था और इससे फिर जो है जहाज़ों का आवागमन होता था। लेकिन जो नया पुल बनाया जा रहा है उसमें क्या होगा कि हाइड्रोलिकली इस ब्रिज को अपलिफ्ट किया जाएगा और उस अपलिफ्टमेंट की वजह से जो बड़े पोत हैं वो भी आ जा सकेंगे इस पूरे जगह से। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राज्य में लोकसभा चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर है।
पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। आज अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:30 बजे खजुराहो में बूथ समिति सम्मेलन करेंगे तो शाम 5 बजे भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह इन 3 जगहों पर क्लस्टर मीटिंग करेंगे। 3 क्लस्टर के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी के साथ भी क्लोज डोर मीटिंग करेंगे। संदेश खाली के लोग पीएम मोदी से क्यों गुहार लगा रहे हैं और टीएमसी कार्यकर्ता होते हुए भी पीएम मोदी से क्यों मिलना चाहते हैं, रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा के आतंक से लोग इतने परेशान हैं कि वो अब पीएम मोदी से गुहार लगाने की तैयारी में हैं। इनका कहना है कि पीएम मोदी जब बंगाल आएंगे तो उनसे गुहार लगाएंगे। অবশ্যই যাব, কেন যাব না? উনি যখন আমাদের খুব কাছাকাছি যখন আসছেন আমরা নিশ্চয়ই যাব। हम तृणमूल करता है। हाँ जाओ, क्या जाओ ना। शाहजहां शेख और शिबू हाजरा के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। इसके चलते लोगों ने शाहजहां शेख और शिबू हाजरा के फार्म हाउस को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। और वहीं संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सुजीत बोस ने संदेश खाली के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली के लोगों को न्याय मिलेगा और किसी भी गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरा संदेश खाली में ये प्रॉब्लम 4-5 बूथ में एक खराब काम होगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। पार्टी की तरफ से भी मिलेगा, पार्टी की तरफ से मिलेंगे। पार्टी का तरफ से अब तक देखता है तो दोनों का हम लोग बाहर कर दिया, देखा है। शनिवार को ममता सरकार में मंत्री सुजीत बोस और पार्थ भौमिक की अगुवाई में टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली का दौरा किया। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाहजहां शेख सिर्फ महिलाओं का आरोपी नहीं है, बल्कि इस पर हत्या के कई आरोप हैं। टीवी9 के पास शाहजहां शेख पर दर्ज एफआईआर की कॉपी है। आरोप के मुताबिक शाहजहां शेख पर 3 हत्या का आरोप है। शाहजहां शेख एफआईआर में नामजद है, लेकिन चार्जशीट में उसका नाम नहीं है। शाहजहां बीजेपी के 3 कार्यकर्ता देवदास, प्रदीप, शुकात मंडल की हत्या का मुख्य आरोपी था। ये 3 बीजेपी के कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के थे। 2019 में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के तीनों कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी का करीबी होने की वजह से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और वहीं बीजेपी ने संदेश खाली के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली की घटना के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को मृत्यु दंड देने की मांग की है। सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक। मुझे लगता है अगर इस समय मैं नहीं मुंह खोलूं, मैं अगर प्रतिवाद ना करूं, इसके मुखालिफत ना करूं, तो आगे आने वाले समय में मेरे लड़की, मेरे बच्चे भी मुझ पे सवाल उठाएंगे। और वही दिल्ली के जेएनयू में संदेश खाली पर एबीवीपी के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। जेएनयू छात्रों से मामले को लेकर विरोध करने की मांग की। संदेश खाली पर जेएनयू में एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आए पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने छात्रों से महिलाओं पर हुए अत्याचार का विरोध करने की मांग की। किस पे मुखर हो, क्योंकि पार्टी की बात नहीं है, आने वाले नस्लों के में महिलाओं के साथ क्या आचरण होगा बंगाल में, इसकी बात है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मामले को इजराइल में हुए हमास के हमले से जोड़ा। जिस तरीके से अर्ली मॉर्निंग हमास का आदमी लोग इजराइल में घुस के जितना अत्याचार हुआ पृथ्वी में, पूरा वर्ल्ड में, उसका छोटा संस्करण संदेश खाली है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले से पहले चलने वाली गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 11 लोगों की घायल होने की खबर है। लखनऊ में सीएम योगी के काफिले के आगे चलने वाली एंटी डेमो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों और 6 सिविलियन घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक हादसा फ्लीट की गाड़ी से नहीं हुआ है। पुलिसकर्मी 5 जो है
उसको घायल बताया गया तो उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी और 6 सिविलियन की जानकारी मिली है और अभी अस्पताल से हम लोग डिटेल ले रहे हैं। डीएम लखनऊ के अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस कमिश्नर लखनऊ एसपी सिरडकर खुद घायलों के हालात जानने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे। यार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलीगढ़ से शुरू होगी। इससे पहले कल मुरादाबाद में न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उसे जेब काटने वाली सरकार करार दिया। हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा। वीडियो मुरादाबाद का है जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल की न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। आज दोपहर करीब 2 बजे आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने बताया कि जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव भी आगरा में ही राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की एक जनसभा को संबोधित करते हुए एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने मोदी की गारंटी पर सवाल उठाया है और इस बार आम चुनाव में बदलाव होगा, ये कहा है। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को पुणे के विपक्षी गठबंधन इंडिया के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी की ओर से देश के लोगों को दी गई गारंटी या वादे पूरे नहीं हुए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए पवार ने कहा कि आजकल किसान संकट में है। किसानों के कर्ज की वजह से खुदकुशी करने पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया था। आज किसान सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार उनकी बात तक नहीं सुन रही है। पवार ने कहा कि इस बार आम चुनाव के बाद बदलाव होगा। और गुजरात की भरूच लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सहमति बन चुकी है। आप नेता चेतर वसावा इस सीट से प्रत्याशी होंगे, जिस पर कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। भरूच सीट से अहमद पटेल सांसद रह चुके हैं। उनके बेटे फैजल पटेल इस सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन गुजरात में इंडिया अलायंस के तहत भरूच सीट आपके खाते में जा चुकी है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन में हमारे नाम की भरूच सीट से घोषणा हुई है। हम आनंदित हैं, हमको बहुत खुशी हुई और हमारा मुझ पे जो भरोसा रखा है उस भरोसे को हम कायम रखेंगे। देखिए, नॉमिनेशन के लिए बहुत टाइम है, इलेक्शन के लिए भी बहुत टाइम है, काफी कुछ हो सकता है। आप नेता चेतर वसावा को इस सीट से प्रत्याशी बनाने से फैजल पटेल नाराज हैं और कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इंडिया गठबंधन के तहत सहमति बन गई है। रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटों पर और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में 10 की 10, दिल्ली में 7 की 7 सीटें अब टीम इंडिया को आने वाली है। टीम इंडिया के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, ये इसी से घबराई भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती है। और वही लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज कसते हुए कहा, यह गठबंधन आंखों में धूल झोंकने जैसा है। केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के बाहर आने के बाद विपक्षी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। पंजाब में दोनों एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे और दिल्ली में मित्रता करेंगे। गठबंधन वो होता है जो सामूहिक होता है और सब जगहों पर होता है। ये ऑई वॉश है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा के जरिए वो केंद्र और राज्य सरकार से उनके वादों को पूरा करने की मांग करेगी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद एक और यात्रा निकालने जा रही है। इसे राम यात्रा नाम दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस यात्रा के मकसद के बारे में भी बताया। राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार। ये सरकार को भगवान राम की
दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी खुद इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और कांग्रेस की राम यात्रा को लेकर बीजेपी ने करारा हमला किया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को पहले अपनी पार्टी की नीतियों को जानना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राम यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी को पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह से पूछ लेना चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं दिखाना चाहिए। पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देश में देखा है, और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, मध्य प्रदेश तो पलायन करने लग गई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने वाले अब राम यात्रा की बात कर रहे हैं, सुनकर हैरानी हो रही। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास रैली के दौरान नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि वो उनके विकास कार्यों से डर गए थे। तस्वीरें बिहार के गया की हैं, जहां नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि न तो नीतीश का कोई विजन है और न ही गठबंधन तोड़ने का कोई रीजन है। उन्होंने कहा कि अगर उनको एक मौका मिला तो वो बिहार से बेरोजगारी की समस्या खत्म कर देंगे। ये लोग एक नहीं बना दूसरे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे कि 9 बार ओथ ले लिए, हर 1.5 साल पे ओथे लेते हैं। आप बताओ कहीं देखा है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अरे एक बार ओथ लेता है तो 5 साल के ना मुख्यमंत्री बनता है। और भारत के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 की ओर से आज व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप रखी गई है, जो दुनिया में बढ़ती भारत की धाक पर आधारित है। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज से TV9 नेटवर्क के वार्षिक फ्लैगशिप कॉन्क्लेव व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है, जो आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। समिट की थीम इंडिया पोइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप रखी गई। समिट में देश विदेश की जानी मानी, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हस्तियां शामिल होंगी। ये राजनीति के साथ ही गवर्नेंस, इकोनॉमिक, हेल्थ, कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखेंगे, समाधान और सुझाव भी देंगे। कॉन्क्लेव की शुरुआत आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुख्य संबोधन से होगा। और TV9 नेटवर्क की व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में कल का दिन बेहद खास होगा। इसमें रात 8 बजे पीएम मोदी भी शामिल होंगे। ग्लोबल समिट का दूसरा दिन यानी 26 फरवरी का दिन बेहद खास होगा। ग्लोबल समिट के मुख्य आकर्षण होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कल रात 8 बजे मुख्य भाषण देंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी 2047 के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प की बात रख सकते हैं। इसके अलावा महिला, किसान, गरीब और युवा की तरक्की के बारे में अपनी आगामी योजना का जिक्र कर सकते हैं। वो अपने संबोधन में नारी शक्ति की बात कह सकते हैं। साथ ही अगले कुछ दिनों में देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर अपना संदेश दे सकते हैं। समिट में कल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट के संबोधन से होगा। और अब बात करते हैं व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट के 26 और 27 फरवरी के सेशन की, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अन्य विशिष्ट हस्तियां अपनी बात रखेंगी। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कल नारी शक्ति विकसित भारत विषय पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चर्चा करेंगे। इंफ्रा इन्वेस्टमेंट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विचार विमर्श करेंगे। ग्लोबल समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर अपनी बात रखेंगे। समिट के तीसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की मजबूत सैन्य तैयारियों के बारे में बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेपथ्य के नायक सेशन में विचार रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, योग गुरु बाबा रामदेव भी अपनी बात रखेंगे। TV9 नेटवर्क की समिट में देश के कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। आगरा में न्याय यात्रा में शरीक होंगे अखिलेश यादव।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पश्चिमी देशों का दावा था कि रूस के हथियारों का खजाना खाली हो रहा है, लेकिन पुतिन ने रूस के सबसे विनाशक परमाणु बॉम्बर में उड़ान भरकर और दुनिया को अपनी नई वॉर मशीनों की न्यूक्लियर फैक्ट्री दिखाकर अपनी परमाणु ताकत दिखा दी है। पुतिन की इस एटमी उड़ान ने जो बाइडेन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, लेकिन टेंशन में चीन और पाकिस्तान भी है, क्योंकि पुतिन ने पायलट सीट पर बैठकर वो परमाणु प्रहारक उड़ाया जो कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के बेड़े में भी शामिल हो सकता है। 22 फरवरी 2024, कजान, रूस। बर्फ के बीच बने एक सीक्रेट रनवे पर अचानक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कारों का काफिला पहुंचा। पुतिन कार से निकले और एक नई फ्लाइंग मशीन के एकदम करीब जाकर खड़े हो गए। पुतिन ने कुछ देर तक रूसी एयरफोर्स के फाइटर पायलट से बात की और उसके बाद उसके हाथ से काले रंग के रिमोट जैसी कोई चीज लेकर अपने कोट के अंदर की पॉकेट में रख ली। इसके तुरंत बाद पुतिन सफेद रंग के इस एयरक्राफ्ट के अंदर चले गए। पुतिन रूस के सबसे नए और आधुनिक परमाणु बॉम्बर Tu-160M में सवार हो चुके थे। पुतिन के एयरक्राफ्ट में बैठते ही उनके काफिले की गाड़ियां रनवे से पीछे हट गईं। पहले परमाणु बॉम्बर Tu-160M की विंग्स में हरकत हुई और फिर बर्फ के बीच बने रनवे को छोड़कर रूस का वो महाविनाशक परमाणु बॉम्बर आसमान में गुम हो गया। लेकिन पुतिन ने सिर्फ इस एटमी बॉम्बर की सवारी ही नहीं की, किसी माहिर फाइटर पायलट की तरह इसे उड़ाया भी। पुतिन ने परमाणु बॉम्बर Tu-160M में करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी। ये वीडियो दुनिया के सामने आया तो अमेरिका से लेकर सभी नेटो देशों में और यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोपीय यूनियन में दहशत फैल गई, क्योंकि पुतिन के हाथ में रूस के उस एडवांस्ड बॉम्बर का कंट्रोल था जो 6000 किलोमीटर दूर तक एटम बम की बारिश करके प्रलय लाने की क्षमता रखता है। रूस के इस परमाणु विनाशक से नेटो शक्ति भी डरती है। पुतिन के इस परमाणु बॉम्बर की ताकत दिखाएंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर सुनिए। भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से Tu-160 बॉम्बर खरीद सकता है। हो सकता है कि कुछ साल के बाद ही रूस का ये परमाणु विनाशक भारतीय वायुसेना में भी शामिल हो जाए। चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति से लैस दुश्मनों से निपटने के लिए भारत को रूस के Tu-160 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की जरूरत है। इसलिए रूस के Tu-160 बॉम्बर खरीदने में भारत ने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक इन दावों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन भारत रूस के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने इस बेजोड़ परमाणु बॉम्बर को भारत के साथ शेयर कर सकते हैं। अब Tu-160 न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की उस विनाशक शक्ति को समझिए, जिससे रूस का ये परमाणु बॉम्बर अगर भारत को मिला तो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन खौफ से कांपने लगेंगे। रूस का Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इसका मतलब ये कि बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। ट्यूपोलेव Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटे है। Tu-160 परमाणु बॉम्बर 1,10,000 किलो वजन के न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकता है। Tu-160 इतना विशाल है कि इसके पंखों का फैलाव ही 56 मीटर से ज्यादा है। नेटो ने इसे व्हाइट स्वान नाम दिया है। Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर है। इनका मुख्य काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर अपने देश को रणनीतिक बढ़त दिलाना है। लेकिन ये रूस का पुराना न्यूक्लियर बॉम्बर है। पुतिन ने जिस नए Tu-160M ब्लैक जेट बॉम्बर में उड़ान भरी वो टुपोलेव Tu-160 का ही अपग्रेडेड वर्जन है।
रूस का दावा है कि नए और पुराने वर्जन में 80% बदलाव किए गए हैं, यानी पुतिन का ये परमाणु बॉम्बर पूरी तरह बदल चुका है। Tu-160M की लंबाई 177.6 फीट है। इसका विंग स्पैन 182.9 फीट का है। इसकी ऊंचाई 43 फीट है। इस भारी भरकम बॉम्बर का वजन 1,10,000 किलो है, लेकिन ये 2,75,000 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। Tu-160M परमाणु बॉम्बर की सबसे बड़ी ताकत है सैकड़ों विनाशक बम लेकर सुपरसोनिक स्पीड से लंबी उड़ान। इतना वजन लेकर भी Tu-160M परमाणु बॉम्बर 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद ये 12,300 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। ये एक बार में परमाणु वॉरहेड से लैस 6 ऐसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है जो 2,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में प्रहार कर सकती हैं। पुतिन के इस परमाणु विनाशक का रिपोर्टिंग नाम है ब्लैक जैक। ये परमाणु बॉम्बर पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जनवरी 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने तातारस्तान के कजान एविएशन प्लांट में 10 नए Tu-160M को बनाने का ऑर्डर दिया था और 22 फरवरी 2024 को इसकी पायलट सीट पर बैठने से एक दिन पहले पुतिन ने कजान एविएशन प्लांट की यात्रा की थी। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे तो कॉकपिट में बैठने से खुद को रोक नहीं पाए। पुतिन ने कजान एविएशन प्लांट से Tu-160M को बाहर निकालकर रनवे पर लाने को कहा और फिर अगले दिन पुतिन खुद पायलट सीट पर बैठ गए और आधे घंटे तक Tu-160M उड़ाकर उसका ट्रायल लिया। जब पुतिन रूस की नई वॉर मशीन से पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो अगले दिन उन्होंने मॉस्को में इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। Tu-160 और Tu-160M जैसे लॉन्ग रेंज के स्ट्रैटेजिक परमाणु बॉम्बर टू फ्रंट वॉर में बड़ी भूमिका निभा सकता है। फाइटर जेट लंबी दूरी की भारी भरकम मिसाइलें कैरी नहीं कर सकते, लेकिन Tu-160 बॉम्बर कर सकता है। भारत दो तरफ से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में टू फ्रंट वॉर छिड़ने पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाला Tu-160 बॉम्बर अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से चीन और पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मन के प्रमुख सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों या फिर समुद्र में गश्त कर रहे वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवंश।